हेलो। ओके, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए एसईओ आपके लिए पूरा नया कंसेप्ट है या फिर आपने पहली बार एसईओ के बारे में जान रहे हो? आप में से ऐसे कितने लोग हैं? ओके, परम जी, और कोई जो एसईओ के बारे में पहली बार अ, आज जानेगा, या फिर ऐसे लोग जिसने थोड़ा बहुत जाना है? ओके, कृति जी, यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रिंस, यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। ओके, राहुल जी, आप पहली बार एसईओ के बारे में आज जानने वाले हो। दैट्स ग्रेट। ओके, सो बेसिकली तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा जो आज का ऑडियंस है उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार एसईओ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट? सो एसईओ को एक्सप्लोर करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि गूगल एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ठीक है? सो लेट अस ट्राई टू डाइव इन हाउ गूगल एक्चुअली वर्क्स। ओके, सो नाउ वॉट एवर यू राइट ऑन गूगल, ठीक है, गूगल का एक छोटा सा जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसके अंदर आप जो भी चीज लिखते हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। ठीक है, सो दिस इज अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना, कीवर्ड्स मींस क्या होता है? जो भी चीज आप गूगल के सर्च बॉक्स के अंदर लिखते हो उसको बोला जाता है कीवर्ड्स, या फिर समटाइम्स इट इज ऑल्सो नॉन एज सर्च क्वेरीज। ओके, तो जब भी आप कोई भी चीज सर्च करते हो गूगल के ऊपर और जैसे एंटर मारते हो, आप मुझे बता सकते हो गूगल एग्जैक्टली क्या करता होगा? मतलब कि वो जो भी सर्च रिजल्ट्स लाता है वो कहाँ से लाता होगा? मतलब कि वो रियल टाइम सर्च करता है या फिर वो कहीं से डेटा को स्टोर किया है और वहां से उठाता होगा रिजल्ट? कैन एनीवन आंसर मी कि आपका क्या मानना है, गूगल कहाँ से लाता होगा? मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया होटल्स इन गोवा, तो क्या गूगल ऑन द स्पॉट सारी वेबसाइट्स को सर्च करने जाएगा या फिर वो अपने डेटाबेस में से डेटा उठाता होगा? ओके, यस, फ्रॉम द डेटाबेस। या सो बेसिकली गूगल क्या करता है कि दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स होती है, ठीक है, फिर वो अरबों हो या खरबों हो, ठीक है, सभी का डेटा गूगल के पास होता है। और उतना ही नहीं कि वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल 2 पेजेस है या फिर आपके वेबसाइट के ऊपर लाखों पेजेस, ठीक है, वो सभी का डेटा गूगल के पास होता है, ठीक है। सो इट हैज अ ह्यूज डेटाबेस। तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि इतनी मिली सेकंड के अंदर गूगल हमें कैसे रिजल्ट दे पाता है और इतना एक्यूरेट रिजल्ट क्यों देता है। सो मेरा सवाल आप सब लोगों से है कि आप स्पेशली गूगल के ऊपर जाके ही क्यों सर्च करते हो? बिंग है, ठीक है, डक करके भी एक सर्च इंजिन है, ठीक है। तो ये सारे सर्च इंजिन के ऊपर आप क्यों नहीं सर्च करते हो और आप स्पेशली गूगल के ऊपर जाकर क्यों सर्च करते हो? उसका रीजन क्या है? स्पेशली आप गूगल के ऊपर ही जाके सर्च करते हो कोई भी चीज, फिर वो आर्टिकल हो या फिर कोई भी चीज आपको खरीदनी हो, कोई बिजनेस के बारे में जानना हो, सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कोई भी चीज करते हो स्पेशली गूगल के ऊपर जाकर करते हो। सो व्हाट इज द रीजन फॉर यू टू गो ऑन गूगल? एक्यूरेट डेटा मिलता है। यस, एक्यूरेट डेटा मिलता है, दैट इज रिलेवेंट डेटा, ठीक है। सो नाउ दिस इज द बेसिक रीजन कि आज सभी लोग गूगल के पास क्यों जाते हैं। तो अब गूगल को कैसे पता चलता है कि आपने जो भी चीज सर्च किया है, ठीक है, वो एक्यूरेटली और रिलेवेंट रिजल्ट यही आपके लिए होगा, ठीक है। सो फॉर दैट इट मैनेजेस द डेटाबेस इन ए वेरी एक्यूरेट मैन, ठीक है। अब समझते हैं कि वो डेटाबेस कैसे बनाता है। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे ही आपने एंटर मारा वो क्या करेगा? डेटाबेस में से डेटा उठाने जाएगा। पर ये डेटा कैसे बनता है? थ्रू वेब स्पाइडर्स, या उसको कई बार बोला जाता है वेब बोट्स। सो वेब बोट्स क्या होता है? छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका 24/7 एक ही काम होता है कि वो अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, अलग अलग पेजेस के ऊपर जाते हैं, उसके डेटा को स्कैन करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो सब कुछ उठा के कहां पर डाल देते हैं? अपने डेटाबेस में। सो फॉर एग्जाम्पल उसका डेटा बॉट कैसे चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल आज वो एक पेज के ऊपर आता है तो वो पेज को स्क्रॉल करेगा, वहां से समझो समझो कि उसको और 3 पेजेस के यूआरएल मिले, ठीक है, तो वो वापस क्या करेगा? वो 3 पेजेस के ऊपर जाएगा, वहां का डेटा उठाएगा, वापस उस पेज के ऊपर दूसरे और लिंक्स मिलेंगे तो वापस से उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कॉन्स्टेंटली 24/7 वो क्या करता है? अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाता है और डेटा इकट्ठा करके वहां पर वो ऐड करता रहता है, ठीक है। और ऐसा एक सॉफ्टवेयर उसका नहीं होता है, लाखों सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग सर्वर से कॉन्स्टेंटली काम करते हैं। सो आप समझ सकते हो कि गूगल हैवीली कितना इन्वेस्ट करता है ये सर्वर्स के ऊपर, ये रोबोट्स के ऊपर, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर,
जो कॉन्स्टेंटली उसके लिए डेटा इकट्ठा करता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि दुनिया के अंदर कितनी सारी वेबसाइट्स होती है, और ये हर एक वेबसाइट्स को अगर हम मिलाए तो कितना ज्यादा और बड़ा डेटाबेस होता है, पर वो सभी का डेटाबेस गूगल के पास होता है, ठीक है। सो जैसे ही वो एक पेज के ऊपर दूसरे पेज के ऊपर जाता है, तो गूगल के सामने कुछ अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, ठीक है। तो अब वो एक एक करके सिचुएशन समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाया है, वहां पर आपने एक नया ब्लॉग ऐड किया, ठीक है, और जैसे उसको ये ब्लॉग पेज मिलता है तो उसके लिए पहला कंडीशन क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी अ न्यू पेज। तो क्या करेगा, फटक से उसका डेटा उठाएगा, अपने डेटाबेस में डालेगा, और साथ में क्या करेगा, वो एक डेट भी डालता है कि इस तारीख के ऊपर, ठीक है, गूगल को ये एक नया पेज मिला था, उसको स्कैन किया था, और ये उसका डेटा है, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो उसको एक ऐसा पेज मिलता है जो पुराना पेज है, पर उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा, वो अपने डेटाबेस में डेट डाल देगा कि इस डेट के ऊपर ये पेज के ऊपर आया था, पर यहाँ पर कुछ अपडेशन नहीं था, इट वॉज एज इट इज, लास्ट टाइम जब वो चेक करने आया था वही डेटा आज भी इसी पेज के ऊपर है। वो आगे बढ़ता है, आगे जाएगा तो उसको एक पेज ऐसा मिलेगा जो पुराना है, पर वहां पर क्या हुआ है, कुछ चीजों को आपने चेंज किया था या फिर आपने कुछ डेटा वहां पर अपडेट किया था। तो गूगल वापस से क्या करेगा, उसका रोबो जो ये वेब स्पाइडर बॉट है, वो वापस से एक डेट डालेगा कि ये डेट के ऊपर ये पेज के ऊपर ये सारे चेंजेस थे, ठीक है। वैसे करके वो पूरा अपना डेटाबेस मैनेज करता है, कौन सी तारीख के ऊपर कब आपके वेबसाइट के ऊपर चेंजेस हुए थे, वो सभी का डेटा गूगल के पास होता है, ठीक है। सो नाउ हाउ गूगल इज गोइंग टू स्टोर ऑल दिस डेटा। वो क्या करेगा कि अलग अलग डेटा अलग अलग इंडेक्स के हिसाब से वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब आपको बुक का इंडेक्सिंग पता होता है कि अगर आप कोई भी बुक का इंडेक्स देखोगे तो कई बार क्या होता है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज होता है। तो सेम चीज गूगल क्या करता है, यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज हर एक पेज को लिंक करता है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया था, एग्जाम्पल लेते हैं अहमदाबाद टू मुंबई फ्लाइट्स, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा कि अहमदाबाद इज ए वर्ड, मुंबई इज ए वर्ड, फ्लाइट इज ए वर्ड, ठीक है। तो क्या करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये सारे वर्ड्स उसके पास होते हैं उसकी डायरेक्टरी में। अब वो क्या करेगा, ओके अहमदाबाद के लिए एक पेज मिला तो उसको वहां पर लिंक कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई के लिए कोई पेज मिला तो वो मुंबई के वर्ड के साथ लिंक कर देगा। फ्लाइट रिलेटेड कोई एक पेज मिला तो वो फ्लाइट के वर्ड के साथ उसको लिंक कर देगा, ठीक है। तो वैसे करके वो क्या करेगा, आपके जितने भी वेबसाइट्स के पेज होते हैं उसको कोई ना कोई वर्ड के साथ वो लिंक करेगा, ठीक है। और फिर जब आप सर्च करते हो अहमदाबाद टू मुंबई फ्लाइट, तो वो क्या करेगा, अपने डेटाबेस में जाएगा, और ये जो कॉम्बिनेशंस वाले जो लिंक्स होते हैं ना, जहां पर अहमदाबाद मुंबई फ्लाइट वर्ड यही सीक्वेंस में यूज होते हैं, जैसे सारे पेजेस को वो उठाएगा वहां से, ठीक है। वो सारे पेजेस को उठाएगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा टू फाइंड आउट विच वन इज द बेस्ट, उसमें से बेस्ट रिजल्ट्स कौन सा है, और वो बेस्ट रिजल्ट्स मिलने के बाद गूगल क्या करेगा, उसको एक ऑर्डर के अंदर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसेस, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपका पेज है, तो उसका जो स्पाइडर होता है, वेब स्पाइडर बॉट होता है, वो आपके पेज को क्रॉल करेगा, वो अपने क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आपके वेब पेज को डेटाबेस में स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग के भी रूल्स होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक वेबसाइट हर एक पेज वो इंडेक्स करेगा ही। गूगल्स के कुछ रूल्स है, अगर वो रूल के हिसाब से उसको लगता है कि नहीं ये पेज इंफॉर्मेटिव है, ये पेज यूजफुल है मेरे यूजर्स के लिए, तो वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा। तो मतलब कि अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो गूगल के ऊपर, तो आपके पास पहला चैलेंज क्या होता है कि गूगल उस पेज को कंसिडर करना चाहिए। अगर उसने ये पेज को कंसिडर नहीं किया है तो आपका पेज कभी रैंक नहीं होगा, क्योंकि आपका पेज उसके डेटाबेस में ही नहीं है, तो फिर वो डेटा उठाएगा कहाँ से, ठीक है। सो फर्स्ट यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो वेबसाइट है वो गूगल के स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही कोई यूजर सर्च करता है कोई भी चीज गूगल के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से सर्च क्वेरीज जाती है, उसके ऊपर एल्गोरिदम्स को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब कुछ एल्गोरिदम्स है जैसे कि हमिंग बर्ड करके है, ठीक है। तो हमिंग बर्ड एल्गोरिदम जो है, रैंक ब्रेन एल्गोरिदम है, वो क्या करते हैं, आपने जो क्वेरी डाली है उसको प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेस में वो समझते कि एग्जैक्टली आपने क्या मांगा है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, और आपने लिखा टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, तो यहाँ पर दोनों जगह पर
आपने जो लिखा है उसका सेंस थोड़ा अलग है। जब आप लिखते हो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, मतलब कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिस्ट, मतलब कि इंडिविजुअल लिस्ट चाहिए। और जब आप लिखते हो टॉप 5, मतलब कि आपको ऐसे रिजल्ट्स चाहिए जहां पर मल्टीपल कंपनीज का लिस्ट हो वहां पर, ठीक है। सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर टॉप 10, मतलब कि आपको ऐसे रिजल्ट्स चाहिए जहां पर मल्टीपल कंपनीज एक साथ लिखी हुई हो इन दी सॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ द बेस्ट, ठीक है। एंड व्हेन यू सर्च फॉर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, तो उसका मीनिंग अलग होता है। यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इंडिविजुअल कंपनी रिजल्ट्स। तो ऐसे ही करके वो क्या करता है कि आप जो भी क्वेरी गूगल को देते हो वो पहले प्रोसेस करता है, समझता है कि एग्जैक्टली आपने क्या मांगा है। उसके बाद क्या होता है, वो रिक्वेस्ट डेटाबेस में जाती है। फिर वहां से वापस से कुछ एल्गोरिदम क्या करते हैं, उसमें से जो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपने जो मांगा है वैसे रिजल्ट्स को डेटाबेस में से पिकअप करेगी। और वापस से वो क्या होता है, एल्गोरिदम्स को दिया जाता है। अब वापस से उसके ऊपर अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम्स काम करते हैं, जैसे कि पेंगुइन एल्गोरिदम काम करता है, ठीक है, जो स्पेशली रिजल्ट्स को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। कि मतलब आपका जो रिजल्ट्स डेटाबेस में से आए हैं उसमें से बेस्ट रिजल्ट्स कौन सा है, उसके ऊपर पिजन एल्गोरिदम काम करते हैं, फ्रेड एल्गोरिदम काम करता है, ठीक है। तो वैसे गूगल के बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम्स है जो उसके ऊपर काम करते हैं टू फाइंड आउट विच वन इज द बेस्ट आपने जो मांगा है उसमें से। और फिर उसको एक सॉर्टिंग ऑर्डर में रखा जाता है और फिर वो आपको रिजल्ट शो किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हाउ गूगल एक्चुअली वर्क्स। सबको क्लियर है ये प्रोसेस? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन इन दिस प्रोसेस, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन राइट नाउ। एनीवन having any questions related to the process? Anyone? नो सर। Okay, चलिए। So आगे बढ़ते हैं। So now this process is clear to you. So this is the basic thing what you need to understand. अब अगर आप एसईओ करना चाहते हैं तो पहली चीज जो आपको करनी होती है that is keyword analysis. Okay. So now let us try to understand how keyword analysis is done. Okay. Okay. So now for example, पहली चीज कीवर्ड एनालिसिस के लिए आपका जो पहला स्टेप होता है that is the brainstorming. ओके। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आप क्या करोगे, आपका जो भी बिजनेस है उसके लिए एग्जैक्टली लोग गूगल के ऊपर क्या सर्च करेंगे वो आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई। ओके। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर फॉर एग्जांपल की लेट अस टेक ए बिजनेस ऑफ अहमदाबाद टू मुंबई फ्लाइट बुकिंग, या फिर चलो हमको एक ऐसा बिजनेस लेते हैं फॉर एग्जांपल वी वांट टू सेल एसी, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान को एसी परचेस करना होता है तो वो एग्जैक्टली क्या सर्च करेगा, ठीक है। सो कैन एनीवन टेल मी दैट कि चलो आपको एसी परचेस करना है तो आप एग्जैक्टली गूगल के ऊपर क्या सर्च करोगे? सो लेट अस डू अ स्मॉल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ओवर हियर फॉर एसी। ओके, एसी अंडर 35,000। ओके, बेस्ट बेस्ट ब्रांड एसी। बेस्ट ब्रांड एसी। ओके, और क्या क्या आप सर्च कर सकते हो? 5 स्टार। ओके, जस्ट 5 स्टार रेटिंग इज अ जेनरिक वर्ड। 5 स्टार रेटिंग किसके लिए है वो पता नहीं है। चलो, बेस्ट एसी विथ 5 स्टार, बेस्ट ब्रांड एंड बजट। ओके, लो इलेक्ट्रिसिटी बिल एसी। ओके फाइन। और क्या क्या सर्च करोगे? टॉप 10 एसी। ओके, टॉप 10 एसी ब्रांड्स। ओके, 1.5 टन एसी। यस, 1.5 टन एसी, राइट। कॉपर कॉइल एसी। यस, राइट। ओके, सो दिस इज, सी दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड कि हर एक इंसान अलग अलग वर्ड्स यूज करके गूगल के ऊपर सर्च करता है। दैट इज एसी स्टोर। ओके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एसी, विंडो और स्प्लिट एसी, दैट्स ट्रू, ठीक है। तो सब लोग क्या करते हैं कि अलग अलग चीजों को वर्ड यूज करके सर्च करते हैं। सो बेसिकली हमारा काम क्या होता है एनालिसिस के अंदर, वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज वर्ड्स और फ्रेजेस विच एक्चुअली पीपल आर यूजिंग टू सर्च ऑन गूगल, ठीक है। तो अब जब भी आप कोई भी कीवर्ड्स को पिकअप करते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कितना सामने वाला मैच्योर इंसान है। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सर्चिंग जस्ट फॉर एसी या फिर जस्ट एयर कंडीशन, ओके,
ओके, एयर कंडीशनर। सो यहां से आपको पता चलता है कि वो एग्जैक्टली क्या सर्च कर रहा है। इट इज बिट जेनरिक, राइट। एयर कंडीशनर सर्च कर रहा है मतलब कि उसको रिपेयर करवाना है, नया खरीदना है, स्टोर ढूंढ रहा है, रिटेलर ढूंढ रहा है, ठीक है, या फिर उसके कोई स्पेयर पार्ट ढूंढ रहा है। वो हमें कोई भी चीज यहाँ पर क्लियर नहीं है। सो दिस बिकम्स ए जेनरिक कीवर्ड। तो कभी भी जब भी हम गूगल के ऊपर कोई भी चीज रैंक करना चाहते हैं, वी डू नॉट गो विद जेनरिक कीवर्ड्स। ओके, सो व्हाट वी वांट इज द कॉन्क्रीट कीवर्ड्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम लोग सेकंड कीवर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल बाय ऑनलाइन एसी, ठीक है। अब बाय ऑनलाइन जो एसी वर्ड है वो ज्यादा कॉन्क्रीट है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अच्छा, जो यूजर है वो एग्जैक्टली एसी बाय करना चाहता है और ऑनलाइन ही खरीदना चाहता है, राइट। सो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच आर क्लियर ओवर हियर, ठीक है। चलो और डीप डाउन इसके अंदर करते हैं। नाउ इफ समवन इज सर्चिंग फॉर बाय डाइकिन एसी, ठीक है। अब कोई यूजर सर्च कर रहा है बाय डाइकिन एसी, मतलब कि क्या है, वो एग्जैक्टली डाइकिन एसी खरीदना चाहता है, ठीक है। मतलब कि दिस पर्सन इज रियली कॉन्क्रीट अबाउट विच ब्रांड ही वांट्स टू गो विद, राइट। वो इतना मैच्योर है, उसने अपना R&D कर लिया है कि भाई बाजार में डाइकिन के एसी मिलते हैं, पैनासोनिक के मिलते हैं, गोदरेज के मिलते हैं, वीडियोकॉन के मिलते हैं, ठीक है। और उसमें से बेस्ट फॉर एग्जांपल कौन सा है, बेस्ड ऑन हिज R&D ही वांट डाइकिन एसी। मतलब कि दिस यूजर इज बिट मोर मैच्योर देन द अबव वन, राइट। अब समझो कि कोई यूजर ये सर्च करता है बाय 1.5 टन डाइकिन एसी। अब यहां पर समझो कि यूजर और भी ज्यादा मैच्योर है अपने खरीदी को लेकर। उसने ये भी R&D कर दिया है कि मुझे डाइकिन का ही एसी खरीदना है, प्लस उसने ये भी R&D कर लिया है कि मुझे 1.5 टन ही मेरे रूम साइज के हिसाब से, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट कि आपने जो भी कीवर्ड एनालिसिस कर रहे हो उसमें से लोगों का इंटेंट क्या है। आप जितना अच्छे इंटेंट वाले कीवर्ड्स लोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। सी आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम पीपल डू एसीओ ऑन रॉन्ग कीवर्ड्स। मतलब ऐसे ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर एसीओ करते हैं, वेबसाइट को रैंक भी करते हैं, पर वहां से कोई बिजनेस नहीं मिलता है। सो इफ यू आर पुटिंग एनी एफर्ट एनीवेयर, वी वांट रिजल्ट्स, राइट। तो रिजल्ट्स कहाँ से मिलेगा, अगर हम सही इंटेंट वाले कीवर्ड को पकड़ते हैं तो ही। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप समझिए कि गूगल के ऊपर एग्जैक्टली लोग क्या क्या सर्च करते हैं, अगर वो आपको जानना है, सो द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सर्च समथिंग ऑन गूगल, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं बाय एसी ऑनलाइन फॉर एग्जांपल, ओके। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्क्रॉल डाउन एंड लेट अस सी व्हाट एक्चुअली पीपल आर सर्चिंग। तो यहाँ पर गूगल खुद आपको थोड़ा बहुत आइडियाज देता है। किसी पीपल आर सर्चिंग लाइक बाय चीपेस्ट एसी ऑनलाइन, इन्वर्टर एसी, बेस्ट एयर कंडीशनर इन इंडिया, ठीक है, विंडो एसी, एयर कंडीशनर प्राइस, LG एसी, बेस्ट एसी, एसी प्राइस 1 टन। सो दीज आर द पीपल व्हाट एक्चुअली पीपल आर सर्चिंग। और भी अगर आपको डीप डाउन करना है देन यू कैन यूज द टूल, ठीक है। सो फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग, पहला जो हमारा पार्ट था दैट वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो अभी हमने थोड़ा छोटा सा एक एक्टिविटी किया टू आइडेंटिफाई व्हाट एक्चुअली पीपल आर गोइंग टू सर्च फॉर दिस प्रोडक्ट। सेकंड इज यू कैन टेक द गूगल सजेशंस। सेकंड क्या करोगे आप, गूगल के सजेशंस वहां से लो कि व्हाट एग्जैक्टली गूगल इज सजेस्टिंग, कि लोग एक्चुअली गूगल के ऊपर आके क्या सर्च करते हैं। तीसरा टूल जो आप यूज कर सकते हो दैट इज गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। जो लोगों ने पहले वाले आई गेस द फर्स्ट वर्कशॉप, ठीक है, अगर किसी ने हमारा जो फर्स्ट सेशन था वो अटेंड किया होगा तो उनको पता होगा कि हमने तब गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। सो लेट अस गो ऑन द गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करना है तो आपको क्या करना है, गूगल एड सर्च करना है गूगल के ऊपर, वहां पर जाके आपको अपने कोई भी जीमेल आईडी से रजिस्टर करना है, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर करोगे आपको यहाँ पर जैसा इंटरफेस दिख रहा है उस टाइप का आपको एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओके, सो इट इज गेटिंग लोडेड। ओके, आप में से कोई जो है जो फर्स्ट सेशन किसी ने अटेंड किया था, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द प्रोसेस, कोई ऐसा है जो फर्स्ट सेशन हमारा अटेंड किया था?
Anyone from here who attended our first session? कोई नहीं है? Okay, fine. So now what we are going to do, we are going into tools and settings. ठीक है, एक बार आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको tools and settings के अंदर जाना है. Tools and settings के अंदर प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर करके एक ऑप्शन होगा. ठीक है, तो आपको कीवर्ड प्लानर में जाना है. एंड दिस टूल इज गोइंग टू हेल्प यू कि एग्जैक्टली गूगल के ऊपर क्या लोग सर्च करते हैं. ठीक है, इन दैट डिस्कवर न्यू कीवर्ड, और यहाँ पर हम लोग डालेंगे फॉर एग्जांपल बाय एसी ऑनलाइन. ओके, एंड लेट अस सर्च फॉर द रिजल्ट्स. तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं सो दैट ऑल द पीपल कैन सी. ओके, सबको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? सबको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है अभी? इज Yes इट sir, रीडेबल? clear है. ओके, रीडेबल राइट? ओके, मोबाइल के अंदर सबको रीडेबल है ना? Yes sir. ओके फाइन. Yes, सो yes. सी बाय एसी ऑनलाइन. ठीक है, अब ये स्पेशली इंडिया में से बाय एसी ऑनलाइन कितने लोग सर्च करते हैं महीने के अंदर, ये आपको बताया गया है. दैट इज 1K to 10K. ठीक है, 1K मतलब 1000 से लेके 10,000 बार यहाँ पर सर्च होता है ये कीवर्ड, दैट इज बाय एसी ऑनलाइन. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट 1.5 टन एसी प्राइस. ठीक है, तो आप गूगल ने यहाँ पर खुद सजेशन दिया है कि ये कीवर्ड भी लोग सर्च करते हैं. कितनी बार सर्च करते हैं? You can understand 10K to 100K times in a month, average in a month. Okay, then let us talk about split AC 1.5 ton price. No, this is not daily, average monthly search. देखो यहाँ पर कॉलम के ऊपर यहाँ पर लिखा गया है एवरेज मंथली सर्च, मतलब कि बेस्ड ऑन द लास्ट 12 मंथ डेटा उन लोगों ने क्या किया, एवरेज निकाला है एवरी मंथ का. ठीक है, सो स्प्लिट एसी 1.5 टन का प्राइस कितना है, मतलब सॉरी प्राइस कितनी बार सर्च होता है 10K to 100K टाइम. AC कूलर प्राइस, AC प्राइस लिस्ट, वोल्टस 1.5 टन स्प्लिट AC प्राइस बाय चीपेस्ट AC ऑनलाइन. ठीक है, LG 1.5 टन स्प्लिट AC प्राइस. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारे कीवर्ड्स लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं और सामने कितना पोटेंशियल मार्केट पड़ा है आपके सामने. ठीक है, तो दिस कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कीवर्ड कितनी बार सर्च होता है, और वहां से बेसिकली आपको क्या आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल इन दैट कीवर्ड. क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसके अंदर कोई क्वेश्चंस किसी को? ओके, विच वन इज बेटर, उबर सजेस्ट और कीवर्ड प्लानर? सी बोथ आर गुड. ठीक है, दोनों लोगों के पास ऑब्वियसली सेम काइंड ऑफ डेटा होता है. इसके अलावा भी अगर आपको एक अच्छा सा टूल यूज करना है तो Ahref का भी कीवर्ड एक्सप्लोरर टूल अच्छा है. ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स बट मोस्टली I use two tools. One is the Ahrefs कीवर्ड प्लानर, एक वो मैं यूज करता हूँ, और सेकंड वन जो मैं यूज करता हूँ दैट इज गूगल कीवर्ड प्लानर. ओके ओके, व्हाट आर द टॉप एंड बॉटम बिड? ओके, सो बेसिकली आई गेस आप गूगल एड के सेशन में नहीं होगे. सो दीज आर द बिडिंग प्राइस. अगर आप गूगल के ऊपर एड चलाते हो, ठीक है, तो अगर कोई सर्च करता है बाय एसी ऑनलाइन, तो सबसे कम जो बीड कर रहा है वो कितने रुपए की बीड कर रहा है? 2.14 रुपीज की बीड कर रहा है. और जो हाईएस्ट जो इंसान बीड कर रहा है वो कितने रुपए की बीड कर रहा है? 20.43 रुपीज की बीड कर रहा है. ठीक है, सो दीज आर द बीडिंग अमाउंट्स फॉर द गूगल एड्स. पर गूगल ये जो अमाउंट है वो एसीओ के साथ कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर गूगल एड्स. तो इसके लिए हम ये दो कॉलम को लेकर अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे. ठीक है, ओके, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ कीवर्ड? एक्चुअली आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है थोड़ा. आर यू आस्किंग के अबाउट के हमें कीवर्ड्स को कैसे पिकअप करना चाहिए? आर यू आस्किंग अबाउट हाउ टू फिल्टर द कीवर्ड्स, या फिर ऐसे कौन से कीवर्ड के ऊपर एक्चुअली हमें काम करना चाहिए? ओके, सो आई एम गोइंग टू आंसर दिस थिंग. ओके, उससे पहले इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चंस है?
कीवर्ड प्लानर इज फ्री। दूसरा भी एक टूल है keywordtool.io, उसमें से भी आपको फ्री में एनालिसिस मिल जाएगा। उबर सजेस्ट भी आई गेस उसके भी फ्री ट्रायल्स अवेलेबल है, ठीक है, तो उबर सजेस्ट भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट बेसिकली सी यूज 1 or 2 टूल्स फॉर कीवर्ड एनालिसिस। ज्यादा टूल यूज करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर जगह पर आपको फिर एक जैसा ही डेटा मिलेगा, ठीक है, बिकॉज डेटा इज डेटा, राइट। गूगल के ऊपर कौन सी चीज की क्या सर्च हो रही है उसका डेटा आप 2 या 3 टूल्स में जाकर देख लोगे और फिर एक्यूमुलेट कर दोगे तो चलेगा, ठीक है। सो डोंट गो फॉर मल्टीपल टूल्स फॉर कीवर्ड एनालिसिस। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू फिल्टर द कीवर्ड्स। ओके, कि हमें कौन से कीवर्ड के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो फॉर दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। पहली चीज जो हमें टारगेट करनी है दैट इज दी 100% इंटेंट क्लियर कीवर्ड्स, ठीक है। पहला हमें फोकस क्या करना है, 100% इंटेंट क्लियर होना चाहिए। इंटेंट क्लियर मतलब कि जो मैंने आपको पहले समझाया। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर टारगेटिंग एयर कंडीशनर, जस्ट एयर कंडीशन, तो ये कीवर्ड को टारगेट करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। दिस इज अ जेनरिक कीवर्ड, यूजर क्या चाहता है वो पता ही नहीं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहां पर इंटेंट क्लियर हो रहा है, ठीक है, बट फॉर एग्जांपल इफ यू आर पिकिंग दीज कीवर्ड्स, तो फिर कौन से कीवर्ड के साथ हमें जाना चाहिए, राइट। सो नाउ यू विल नीड टू कैटेगराइज दोस कीवर्ड। ओके, कैटेगराइजेशन कैसे होगा इस केस के अंदर वो मैं आपको बता देता हूं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्क्रीन ओपन है, ठीक है, एंड यू कैन सी देयर आर मल्टीपल कीवर्ड्स। अब देखो यहाँ पर आपको वोल्टास दिख रहा है, एलजी दिख रहा है, राइट। ओके, सो नाउ दीज आर द कीवर्ड्स रिलेटेड टू ब्रांड, ठीक है। तो एक कैटेगराइजेशन आपका बनेगा फॉर एग्जांपल ब्रांड कीवर्ड्स, जहां पर आप जहां जो कीवर्ड्स के अंदर कोई ना कोई ब्रांड मेंशन हुई हो वो आप पहले अलग से लें, ठीक है। सो वन कैटेगराइजेशन विल बी रिलेटेड टू ब्रांड कीवर्ड्स। सेकंड कैटेगराइजेशन कैन बी बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स ऑफ द प्रोडक्ट। पैरामीटर्स ऑफ द प्रोडक्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया 1.5 टन, ठीक है, दिस इज अ पैरामीटर। कई बार प्राइस पैरामीटर्स भी आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ही में से किसी ने सजेस्ट किया था एसी अंडर 35,000, ओके, सो लेट अस सर्च फॉर दैट। कि हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर हमें एक और कीवर्ड मिला था, इट वाज AC अंडर 35,000। लेट अस सी हाउ मेनी टाइम्स इट इज सर्च। यू कैन सी दैट सी इट इज सर्च 10 to 100 टाइम्स एवरी मंथ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दीज आर द प्राइस रिलेटेड भी चलो देखते हैं आगे कुछ है या नहीं। सी बेस्ट AC अंडर 35,000, ओके, देन सी वर्लपूल AC, OLX second hand AC, so if you're dealing in second hand तो भी है। then see Onida, Haier, Hitachi, these are all the brand related keywords, right। तो ब्रांड की कीवर्ड रिलेटेड आप अलग कर दो, ठीक है, हर एक को। ओके, सेकंड वन द मोस्टली सर्च कीवर्ड इज द 1.5 टन, राइट। तो पैरामीटर के अंदर आपके फिर क्या निकलते हैं, माइट बी द प्राइस, देन टन, देन स्टार्स, ठीक है। अभी हमने रेटिंग्स के ऊपर नहीं गए, ठीक है, दैट इज द एनर्जी रेटिंग्स। तो आप एनर्जी रेटिंग के हिसाब से भी चीजों को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली आप फिर क्या करोगे, अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से सारे कीवर्ड्स को लोगे, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल इसको लेकर अगर हमारे पास 200-300 भी कीवर्ड होते हैं, पर आप क्या कर रहे हो, ये सभी कीवर्ड को एक ग्रुप बना देते हो, राइट। सो यू आर क्रिएटिंग डिफरेंट ग्रुप्स के ब्रांड कीवर्ड्स, पैरामीटर बेस्ड कीवर्ड्स के अंदर फॉर एग्जांपल प्राइस वाले कीवर्ड हो जाएंगे, टन रिलेटेड कीवर्ड्स हो जाते हैं, एनर्जी रेटिंग के हिसाब से कीवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर above all the top there will be generic keywords related to buying AC, that is buy best AC online, right। so those are the generic again, क्योंकि वो इतना नैरो डाउन नहीं हो रहा है। नीचे हमने जो लिखा है वो ज्यादा नैरो डाउन कीवर्ड्स है, पर ऊपर वाले भी कुछ कीवर्ड्स हो गए, that is best AC online या बेस्ट स्प्लिट AC ऑनलाइन, ऐसे करके भी कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक चीज को आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देना है। सो इन केस इफ यू आर हैविंग 200 कीवर्ड्स, पर जैसे ही आप उसको कैटेगराइजेशन करोगे, हो सकता है कि 10-15 10-15 10-15 एक एक ग्रुप के अंदर इतने कीवर्ड्स आ जाएंगे,
अब जैसे 10-15 आ जाता, आपको उसमें से फिल्टर करना है कि इस 10 में से या 15 में से विच एग्जैक्टली कीवर्ड यू आर प्लानिंग टू रैंक। तो उसमें से भी पहली जो चीज है वो आप किसको देखोगे, इंटेंट क्लियर। सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू टारगेट इज इंटेंट क्लियर कीवर्ड एंड प्लस उसमें से जिसका हाई वॉल्यूम हो, ठीक है। दीज आर द टू थिंग्स व्हाट यू आर गोइंग टू पिक अप, इंटेंट क्लियर और उसमें से हाई वैल्यू। तो पहली चीज फिल्टर आपका क्या है, बेस्ड ऑन कैटेगराइजेशन। जितना हो सके माइक्रो लेवल के ऊपर हर एक चीज को कैटेगराइज कर दो, ताकि आपकी ये 200-300 कीवर्ड हो, वो ग्रुपिंग हो जाएगा, 10-10 15-15 कीवर्ड का, या फिर 5 कीवर्ड का ग्रुप बन जाएगा, शायद हो सकता है 10 कीवर्ड का ग्रुप बन जाए, 15 कीवर्ड का ग्रुप बन जाए, ठीक है। और उसके बाद उसमें से आपको फिल्टर करने हैं बेस्ड ऑन इंटेंट क्लियर, जिसका सबसे ज्यादा इंटेंट क्लियर हो और जिसका सेकंड वॉल्यूम अच्छा, वैसे वाले कीवर्ड्स को आप टारगेट करोगे। क्लियर? So what is intent clear? इंटेंट क्लियर मतलब कि जो कीवर्ड को समझ के आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि यूजर क्या चाहता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स। कि फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन बोलता हूँ तो एयर कंडीशन के अंदर कुछ समझ में नहीं आता है, व्हाट एग्जैक्टली द यूजर इज आस्किंग, राइट। तो उसको खरीदना है, बेचना है, रिपेयर करवाना है, सर्विसेज फाइंड करा है, वी डू नॉट नो एनीथिंग। सो दिस इज नॉट इंटेंट क्लियर। उसका कोई इंटेंट क्या है, यूजर का इंटेंशन क्या है, वो क्लियर ही नहीं हो रहा है। पर व्हेन द यूजर राइट्स बाय ऑनलाइन एसी, तो थोड़ा बहुत इंटेंट क्लियर है कि उसको बाय करना है, एसी खरीदना है और ऑनलाइन ही खरीदना है। पर अभी भी हमें ये नहीं पता है कि उसको कौन से कंपनी का खरीदना है, कितने टन का खरीदना है। इट इज स्टिल अ क्वेश्चन। उससे और ज्यादा इंटेंट क्लियर कहां पर होता है, यहाँ पर, कि बाय डाइकिन एसी, कंपनी फाइनल है, खरीदना है वो फाइनल है, और एसी खरीदना है वो भी फाइनल है, ठीक है। उसके बाद आता है बाय 1.5 टन डाइकिन एसी। यहाँ पर और भी ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल रही है कि यूजर को डाइकिन का एसी खरीदना है, 1.5 टन वाला ही खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पर और ज्यादा क्लैरिटी है। तो जितना ज्यादा क्लियर इंटेंट वाले कीवर्ड हो वो आपको पकड़ना है, ठीक है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चंस इसके अंदर? हेलो, ओके। सो जैसे आप उसको छोटे छोटे ग्रुपिंग कर दोगे, ठीक है, तो आपके हर एक कीवर्ड्स छोटे छोटे ग्रुप में बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका जो पार्ट आता है दैट इज कि यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज कीवर्ड्स ऑन योर वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि एक पेज के ऊपर आप सारे कीवर्ड्स नहीं डाल सकते हो। सो नाउ व्हाट यू नीड टू प्लान इज योर वेबसाइट। आपको प्रॉपरली हर एक पेज के ऊपर ये सारे कीवर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप अलग अलग पेजेस बनाओगे, जैसे कि अगर ब्रांड रिलेटेड पेजेस है, इफ समवन इज सर्चिंग फॉर डाइकिन एसी, कि बाय डाइकिन एसी, तो आप क्या करोगे, एक स्पेशली आपके वेबसाइट के ऊपर पेज बनाओगे जहां पर सिर्फ डाइकिन के एसीज के प्रोडक्ट ही होंगे, ताकि जितने भी ये टाइप के कीवर्ड्स है वो उसी पेज के ऊपर आप टारगेट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको टन के हिसाब से कीवर्ड्स को पकड़ने, तो इफ यू आर टारगेटिंग 1.5 टन एसी, ये कीवर्ड को टारगेट करना है, तो आप क्या करोगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर एक स्पेशल पेज बनाओगे 1.5 टन एसी का, जहां पर सारे ब्रांड्स के 1.5 टन के एसीज वहां पर होंगे, ताकि आप इजीली उस पेज को रैंक कर पाओ, ठीक है। क्योंकि हर एक पेज के ऊपर आपको मैक्सिमम 3 या 4 कीवर्ड्स आपको टारगेट करने हैं। से गूगल का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, कि आप 3 या 4 कीवर्ड ही वहां पर टारगेट कर सकते हो। देयर इज नो सच स्टैंडर्ड फ्रॉम गूगल। पर अगर जब आप 15-20 कीवर्ड एक पेज को लेकर टारगेट करने लगते हो ना, तो उसका जो अरोमा होता है या फिर फ्लेवर जो होता है, ठीक है, वो कंटेंट का लेकर वो चला जाता है। मतलब कि दैट कंटेंट डजंट बी बिलोंग टू पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, वो उस टॉपिक के अराउंड नहीं रहता है। इसलिए फिर क्या होता है कि गूगल कहीं ना कहीं ये समझता है कि भाई आपका पेज है वो तो बहुत सारी चीजों के लिए बात कर रहा है, और यूजर तो कोई पर्टिकुलर चीज ही सर्च कर रहा है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको वो पेज को रैंक करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज द रीजन यू नीड टू नाउ क्रिएट मल्टीपल पेजेस, सो दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल योर कीवर्ड्स इन अ प्रॉपर वे।
Okay, how many keywords should be used in a blog? If you are talking about one blog, या blog हो या service हो या कुछ भी हो, around 3 to 4 keywords आपको target करके चलने हैं, ठीक है? 3 to 4 keywords as a main keywords, जिसको लेकर आप अपने blog को या पेज को या सर्विस पेज को या प्रोडक्ट पेज को लेकर आप रैंक करना चाहते हो, ठीक है? ताकि क्या है कि आपका जो भी कंटेंट जो है वो उसी 3 या 4 कीवर्ड्स के अराउंड होगा, ठीक है? क्लियर एवरीवन? ओके, वन कीवर्ड शुड बी यूज्ड हाउ मेनी टाइम्स, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूं, ठीक है? डू नॉट वरी. ओके, सो क्लियर हाउ यू आर गोइंग टू पिक अप द कीवर्ड्स और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, राइट? Yes, by targeting means yes, those keywords needs to be appear in that page. Okay. So now, once you are finalized with how exactly and what keywords you are going to target on which page and how you are going to distribute all the keywords throughout your website, okay, now you need to understand some technical things about the page or your website. जिसमें से जो पहली चीज आती है is about meta titles. Okay, meta title. Now let us try to understand what are meta titles. For example, if I search on Google that about hotels in Goa, for example, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर सर्च कराऊँ hotels in Goa, ठीक है? And let me scroll down. So these are the organic results. अब यहाँ पर आपको ब्लू कलर की लाइन के अंदर कुछ टाइटल्स दिख रहे हैं, राइट? इन बिग फॉन्ट्स एंड ब्लू कलर. इट इज होटल इन गोवा, 1987 गोवा होटल्स अवेलेबल. ओके, इफ आई अगेन स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आपको दिख रहा है द 10 बेस्ट गोवा होटल्स वेयर टू स्टे इन गोवा, ठीक है? इफ आई अगेन कम डाउन, अब यहाँ पर एक और टाइटल आपको दिखता है, गो आईवी बोका, दैट इज होटल्स इन गोवा, 5068 गोवा होटल्स, ठीक है? So these are known as meta titles or it is also known as page titles, ठीक है? Either उसको meta title बोला जाता है या फिर उसको page title बोला जाता है. अब इसके भी कुछ rules है. So the first rule is that this title should be around 60 to 70 characters. So these are characters, not words. अगर आप यहाँ पर space भी देते हो तो वो भी as a character count हो जाता है, ठीक है? अब 60 to 70 characters क्यों? क्योंकि 60 to 70 कैरेक्टर्स यूजुअली गूगल यहाँ पर दिखाता है, और अगर आप इससे बड़ा कोई टाइटल डालोगे तो गूगल क्या करेगा? जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है मेक माई ट्रिप के रिजल्ट के अंदर पीछे 3 डॉट आ जाते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम गूगल इज गोइंग टू शो अराउंड 70 कैरेक्टर टाइटल, ठीक है? तो हमेशा आपका जो टाइटल है वो 60 to 70 कैरेक्टर्स के बीच में रखोगे तो अच्छा होगा. आप जो भी मैसेज पास ऑन करना चाहते हो क्लियरली दिखेगा, ठीक है? नाउ the second rule is that it should be unique for all the pages, ठीक है? आपका जो टाइटल है वो हमेशा क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए हर एक पेज के लिए. इट शुड नॉट बी दैट कि चलो आपके वेबसाइट के ऊपर 100 पेजेस है और 100 पेजेस का मेटा टाइटल एक ही है. दैट इज रॉन्ग. नाउ कैन यू टेल मी व्हाई इट शुड बी यूनिक? उसके पीछे का रीजन क्या होगा? सी, गूगल ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, ठीक है, दोज आर वेरी लॉजिकल थिंग्स. ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं कि भाई गूगल को समझ में आए इसलिए आपको ये सारी चीजें करती है. इट इज प्योर लॉजिकल थिंग. It will rank to our Google. ओके, Or- हाँ जी बोलिए. हेलो. Our website will rank in Google. No, see, that is what I'm saying. It is logical thing. What is the logical reason behind? गूगल के ऊपर ये रैंक होगा, वो तो सही बात है कि वो तो रैंक होगा ही, पर गूगल ने ऐसा क्यों बोला कि हर एक पेज के टाइटल्स यूनिक होने चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Customer Logical better reason. experience. नो, स्पेसिफिक पेज पे जा सके कीवर्ड के हिसाब से. स्टिल नो, नॉट लॉजिकल. प्योर बेस लॉजिक क्या है उसका? If every page has same title, then people might get confused which page to read and which page to look for. नो, स्टिल नॉट द बेस रीजन. अभी भी आप बेस तक नहीं आए हो. सी, ऑल द पॉइंट्स व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ,
पर अभी भी आप लोगों का जो बेस रूट रीजन है ना, वो वहां तक आप नहीं पहुंचे हो। सी गूगल रैंक के लिए तो वो तो होगा ही, सी दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। वो जो Unique बेस, identifier. प्लीज रिपीट। Unique identifier. ओके, यूनिक आइडेंटिफायर, बट व्हाई? Indexing. नो, ओके, अभी तक आप लोग रूट रीजन पे नहीं आए हो, नियर बाय हो, बट स्टिल नॉट टू द पॉइंट। एक्यूरेट डेटा मिले कस्टमर को। अभी भी आप ऊपर के लेवल में हो। ओके, सो लेट मी आंसर इट। आपके वेबसाइट के हर एक पेज जो होते हैं वो अलग अलग चीजों में बात करते हैं ना। आर यू गोइंग टू क्रिएट 100 पेजेस विद द सेम कंटेंट? वो कभी होने वाला है? यस और नो? नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? कि हर एक, फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट के ऊपर 100 पेजेस और 100 पेजेस एक ही चीज के बारे में बात करते हो। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। So you are talking about title here, right? डिफरेंट थिंग्स, राइट? आपका हर एक पेज अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है, तो फिर उसका टाइटल एक कैसे हो सकता है? दिस इज रूट रीजन, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपको मैं 10 चीजों के ऊपर कुछ लिखने के लिए बोलता हूं, तो ये 10 चीजों का जो टाइटल होगा वो अलग होगा ना। सो हाउ दैट टाइटल कैन बी यूनिक, राइट? दिस इज द रूट रीजन। इसलिए गूगल ने बोला कि हर एक की टाइटल यूनिक होने चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी पेज टॉक्स अबाउट डिफरेंट थिंग्स, देन हाउ इट कैन बी सेम। ठीक है, इसके बाद जो रूल आता है दैट इज अबाउट हैविंग वन कीवर्ड इन टाइटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 3 या 4 जो भी कीवर्ड्स फाइनलाइज किए थे फॉर दैट पर्टिकुलर पेज, उसमें से जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो कीवर्ड होता है आपके लिए, वो आप क्या करोगे? टाइटल के अंदर यूज करोगे। सो इफ यू सी ओवर हियर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर होटल्स इन गोवा यूज हुआ है कीवर्ड। इफ यू कम डाउन, सी गोवा होटल, 2 वर्ड यूज हुए, मतलब कि होटल और गोवा वर्ड यूज आ रहा है। अगेन हियर यू कैन सी होटल्स इन गोवा। ठीक है, इफ आई कम डाउन अगेन यू कैन सी होटल्स इन गोवा वर्ड। ठीक है, यहाँ पर भी गोवा होटल वर्ड आप देख रहे हो। हर एक जगह पर आप देख सकते हो कि एक बार, एटलीस्ट एक बार होटल्स और गोवा वर्ड यूज हुआ है। सो व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड? अगेन इट्स नॉट अबाउट रैंकिंग ऑन गूगल। व्हाट इज द लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट? ऐसा क्यों कि हमें वहां पर एटलीस्ट एक कीवर्ड यूज करना चाहिए? एनीवन? Anyone? Why we should use one keyword? Okay, no one to answer. टाइटल की प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, इसलिए कीवर्ड वहां पे होना चाहिए। यस, टाइटल की प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, इसलिए वहां पर कीवर्ड होना चाहिए। बट कीवर्ड क्या डिफाइन करता है? आपका टॉपिक, राइट? So you are ranking your page for some keywords. So these keywords are actually topic, right? So अगर आपने कोई पेज बनाया होटल्स इन गोवा, मतलब कि दिस इज द टाइटल ऑफ द पेज, दिस इज द टॉपिक ऑफ द पेज, जिसके ऊपर ये पूरा पेज बना है। तो कोई भी यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये पेज एग्जैक्टली इसके बारे में ही बना है? फॉर एग्जाम्पल, चलो कंटेंट के ऊपर से गूगल को तो पता चल जाएगा कि दिस पेज इज अबाउट होटल्स इन गोवा, पर आप एक चीज समझो कि यहाँ पर ये टाइटल लिखा ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने होटल्स इन गोवा यहाँ पर सर्च किया, गूगल को पता है कि हाँ यात्रा.com के पास ये होटल इन गोवा का एक पेज है, पर यात्रा वालों ने यहाँ पर होटल्स इन गोवा या गोवा वर्ड, होटल वर्ड यूज किया ही नहीं है। सो एज ए यूजर मैं क्या करता हूँ? स्क्रॉल करता हूँ, पहली नजर मेरी ये टाइटल के ऊपर होती है और टाइटल देखता हूँ कहीं पर भी इन लोगों ने होटल और गोवा वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है, सो सीधा एजम्पशन क्या चला जाता है? क्योंकि दिस पेज इज नॉट रिलेटेड टू होटल्स इन गोवा। ठीक है, और फिर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने की जगह पर मैं सीधा स्किप करके नीचे वाले रिजल्ट के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, सो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रूल्स इन ए नॉर्मल वे। ठीक है, चलो अभी हम गूगल के बारे में भूल जाते हैं, लेट अस
try to discuss what exactly we do in particular situation. चलो मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे एक मेडिसिन खरीदनी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन खरीदनी है, ठीक है, एंड लेट अस फॉरगेट अबाउट गूगल. तो पहली चीज आप क्या करोगे? मुझे नहीं पता है, आई एम न्यू इनटू द सिटी, ठीक है, और मुझे मेडिकल स्टोर जाना है, आयुर्वेदिक मेडिसिन खरीदनी है, तो पहली चीज मुझे क्या करनी चाहिए? मेरे पास गूगल या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, भूल जाते हैं ऐसा कुछ है दुनिया में. तो पहली चीज आप मुझे क्या रिकमेंड करते हो, क्या करना चाहिए ऐसे केस के अंदर? हाउ डू आई फाइंड मेडिकल स्टोर? Firstly, we should Ask know the the name. name of the medicine. ओके चलो, मेडिसिन का नाम मेरे पास पता है, पर आप मुझे मेडिकल स्टोर जाना है, देन हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड मेडिकल स्टोर? Try to locate medical store by asking neighbors. एग्जैक्टली, मैं नेबर के पास जाऊंगा, पूछूंगा कि भाई आसपास में कहीं पर मेडिकल स्टोर है, तो नेबर ने बताया हाँ आप नीचे जाओ, इस रास्ते पर सीधे चले जाओ, ऑन द राइट हैंड साइड यू विल फाइंड अ मेडिकल स्टोर. ठीक है, तो चलो मैं वहां से चलने लगता हूँ. अब चलते चलते मैं क्या देखने वाला हूँ पूरे रास्ते पर? मेरी नजर Medical किसके store. ऊपर होगी? Find a Medical medical store. store. यहाँ पर किसके चीज, कौन सी पर्टिकुलर चीज के ऊपर मेरी नजर रहेगी? हर एक आयुर्वेदिक Ayurvedic medicine. आयुर्वेदिक Near me. देखो वहां पर तो लाइन में बहुत सारी दुकानें होगी अलग अलग चीजों की, तो मेरी नजर किसके ऊपर होगी? आयुर्वेदिक मेडिसिन. हाँ, दैट इज अ वर्ड विच आई एम गोइंग टू फाइंड आउट. पर कहाँ से वर्ड मुझे ये दिखने को मिलेगा रास्ते पर? साइन बोर्ड. एग्जैक्टली, दुकान के जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो देखते देखते मैं जाऊंगा ना कि कहीं पर मेडिकल स्टोर, मेडिकल, फार्मेसी, दवाओं, ऐसे कोई वर्ड्स लिखे, पहली चीज मैं ये देखते देखते जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन मुझे जो मिला है, मुझे पता है कि इस रास्ते के ऊपर एक मेडिकल स्टोर है जहां से मुझे मेडिसिन मिल सकती है. पर अब मेरी नजर कहां पर होती है? साइन बोर्ड्स के ऊपर. और साइन बोर्ड्स के ऊपर मैं स्पेशली कौन से वर्ड देखता हूँ? फार्मेसी, मेडिकल, आयुर्वेदिक, ये सारे वर्ड्स देखता हूँ. अब जैसे मैं यहाँ से गुजरता हूँ, पर चलो एक मेडिकल स्टोर है, पर वहां पर वो बोर्ड लगाया ही नहीं है उसने, तो फिर क्या होगा? मैं यहाँ से पास ऑन हो जाऊंगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये मेडिकल स्टोर था. राइट, गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये बोर्ड लगाना जरूरी है. So try to understand the page titles. What you are considering over here are the hoardings of your shop. जब आपने गूगल के ऊपर सर्च किया होटल्स इन गोवा, तो ये जितने भी टाइटल्स दिख रहे हैं, तो गूगल ने आपको क्या दिखाया? सी these are the 10 shops और 10 destinations from where you can find this information. और यहाँ पर आप होर्डिंग्स देख लो और डिसाइड करो कि कौन से पेज के ऊपर जाकर आप ये इंफॉर्मेशन लेने वाले हो. इट्स सिंपल. एंड दैट इज द रीजन कि यूजर की हमेशा नजर कहां पर होती है? वो दो वर्ड दिमाग में लेकर चलता है जो उसने सर्च किया है, होटल्स और गोवा, होटल्स एंड गोवा. अगर जहां जहां पर ये वर्ड दिखे वहां पर जाके वो क्लिक करेगा या फिर वो रीड करेगा कि क्या इंफॉर्मेशन है, और फिर वहां पर जाके वो क्लिक करके उस पेज को विजिट करता है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल. ओके, इसलिए वहां पर एक कीवर्ड आना जरूरी है. दूसरी चीज, डू नॉट स्टफ कीवर्ड्स. डू नॉट स्टफ कीवर्ड्स. स्टफिंग कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि चलो आपने या हमने, चलो इस केस के अंदर दो कीवर्ड्स को फाइनलाइज किया था, चीप होटल्स इन गोवा, होटल्स इन गोवा, बेस्ट होटल्स इन गोवा. तो पहले टाइम के अंदर, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट 10 years बैक, लोग क्या करते थे? ये सारे तीनों के तीनों कीवर्ड्स टाइटल के अंदर डाल देते थे विद द पाइप साइन. जैसे कि होटल्स इन गोवा, ठीक है, पाइप साइन लगाया और दूसरा कीवर्ड डाला चीपेस्ट होटल्स इन गोवा और पाइप साइन करके तीसरा कीवर्ड लगाया. तो दिस इज नॉन एज कीवर्ड स्टफिंग. अभी के नए एल्गोरिथम्स के हिसाब से गूगल ये सारी चीजों को ज्यादा एनकरेजमेंट नहीं देता है. द रीजन इज दैट गूगल को क्लियरली 2 या 3 वर्ड से समझ में आ जाता है कि आपका कंटेंट किसके बारे में है. बिकॉज टूडेज Google algorithms are so smart to identify the topic of the keyword. ठीक है, तो अगर आपने सिंपली लिख दिया है होटल्स इन गोवा, या फिर चलो आपका प्राइमरी कीवर्ड था चीपेस्ट होटल्स इन गोवा, तो दैट इज इनफ. आप एक कीवर्ड ही आप अपने टाइटल में डाल दो और जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो वो ज्यादा आपके टाइटल के अंदर दिखाओ. जैसे कि आप ये सारे टाइटल्स पढ़ते हो तो वहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट? जैसे कि यात्रा.com है तो उसके पास 3825 मतलब 3825 होटल्स का लिस्ट है, प्लस वहां पर 400 रुपीज ऑफ है, राइट? सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग.
ट्रिवागो क्या बोल रहा है कि हमारे पास भी होटल्स इन गोवा का लिस्ट है वेयर यू कैन फाइंड एंड कंपेयर द बेस्ट डील्स, ठीक है। सो एवरी पर्सन इज गिविंग द रीजन टू विजिट देयर वेबसाइट, राइट। सो आप जो भी टाइटल बनाओ वो एंगेजिंग होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि भाई आपके वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने का फायदा क्या है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड बी क्रिएटिंग योर पेज टाइटल्स। क्लियर एवरीवन? इसके अंदर किसी को क्वेश्चंस पेज टाइटल्स के अंदर? एनीवन? Okay, so now the second thing what you need to consider is the meta descriptions. Okay, meta descriptions क्या होते हैं? आपको हर एक रिजल्ट के नीचे ये दो दो लाइंस दिख रही है, राइट? These are known as meta descriptions. So meta descriptions के भी कुछ rules होते हैं. So first rule is that it should be around 150 या 170 कैरेक्टर्स के बीच में रखोगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है, कैरेक्टर्स. Then again it should be unique for all the pages. So same logic जो पेज टाइटल का था वही लॉजिक है यहाँ पर भी for all the pages. Okay, again if you want you can use one keyword while writing the meta description and do not stuff keywords, ठीक है. ठीक है, तो आपका पेज टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शंस ये दो चीजें होती है. मेटा टाइटल द ब्लू वन एंड मेटा डिस्क्रिप्शन द 2 लाइंस डिस्क्रिप्शन बिलो दैट रिजल्ट. ओके, क्लियर एवरीवन? किसी का कोई क्वेश्चंस इसके अंदर? एवरीवन क्लियर? यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स सो दैट अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं अभी. Clear, sir. Okay. So now let us try to visit this website, GoIBO. ठीक है. और अब ये देखते हैं कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली कहां पर होता है, ठीक है. सो इफ आई एम विजिटिंग द वेबसाइट तो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपको बाहर दिख रहा था वो आपको कभी पेज के ऊपर नहीं दिखेगा. सो वेयर एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू बी इनसाइड समवेयर इन द पेज. और वो कैसा होता है? वो हिडन होता है. मेटा का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, राइट. सो एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पेज के ऊपर नहीं दिखती है, पर हाँ कहीं ना कहीं पेज के ऊपर होती है. सो इट इज इनसाइड समवेयर इन द कोड, ठीक है. सो अगर मैं इसके ऊपर Ctrl+U प्रेस करता हूं तो मेरे सामने इसका क्या खुलेगा? कोड खुलता है यहाँ पर, ठीक है. सो हियर इज द कोड. तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूं. Okay, so you can see the code. Okay, just a second. थोड़ा स्लो चल रहा है. Okay, so is it clear? तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर एक टाइटल दिख रहा है, राइट. इट इज होटल इन गोवा 5068 होटल गोवा होटल्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिकली 279 रुपीज प्लस अप टू 30% ऑफ. सो दिस इज मेटा टाइटल जो आपको पेज के ऊपर कहीं पर भी यहाँ पर नहीं दिखता है, राइट. सो ऑन दिस पेज यू आर नॉट गोइंग टू सी दोज थिंग्स, बट समवेयर ऑन द पेज ऑन द बैक एंड पार्ट ऑफ द कोड कहीं ना कहीं वो चीज आपको दिखती है. सेम वे मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऐसा ही कुछ होता है जो आपको पेज के ऊपर नहीं दिखता है, बट समवेयर इनसाइड द कोड यू आर गोइंग टू सी दोस थिंग्स. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द वेबसाइट, ठीक है. अब ये हमारा पूरा वेबसाइट है. अब कहीं ना कहीं इस वेबसाइट के अंदर भी या कंटेंट के अंदर भी हमारे जो टारगेटेड कीवर्ड्स है वो यहाँ पर आने चाहिए, ठीक है. सो हमारा यहाँ पर टारगेटेड कीवर्ड्स कौन सा है? या इट्स इंस्पेक्ट एलिमेंट. यस. सो बेसिकली अब यहाँ पर कंटेंट के अंदर
कहीं ना कहीं होटल्स और गोवा वर्ड यूज होने चाहिए। तो नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर होटल और गोवा वर्ड यूज हुआ है। सो द फर्स्ट वन यू कैन सी ओवर हियर, होटल्स इन गोवा। अगेन यू कैन सी द वर्ड होटल बुकिंग, होटल्स इन इंडिया, और यहाँ पर आप वापिस से देख सकते हो होटल्स इन गोवा। ठीक है, अगेन यू कैन सी अबाउट गोवा होटल्स बुकिंग, तो कहीं ना कहीं वापिस से गोवा और होटल वर्ड यूज हुआ है। अगेन यू कैन सी ओवर हियर गोवा होटल्स। ठीक है, वापिस से यहाँ पर आप देख सकते हो लग्जरी होटल्स इन गोवा। ठीक है, इफ अगेन हियर यू कैन सी द रिजल्ट होटल्स इन गोवा। ठीक है, तो ऐसे करके बेसिकली आपको क्या करना है, आपके कंटेंट के अंदर आपने जो भी कीवर्ड्स लिए हैं उसको कहीं ना कहीं यूज करना है, बट आपको स्टफिंग नहीं करना है, आपको नेचुरल वे से आपके नेचुरल कंटेंट के अंदर ये कीवर्ड्स को यूज करना है। सो जब यूजर कोई भी चीज पढ़ता है तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने जानबूझ के वो चीज वहां पर डाली। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले किसी ने सवाल पूछा था कि पेज के ऊपर कितनी टाइम हमें हमारा टारगेटेड कीवर्ड्स रिपीट करना है, राइट। सो बेसिकली उसका रूल ये है अबाउट द कीवर्ड फ्रीक्वेंसी। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी का रूल ये है that the targeted keyword should be repeated around 1% to 3%। ठीक है, हमारा जो कीवर्ड होता है वो कितनी बार रिपीट होना चाहिए, 1% to 3%। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कीवर्ड गोवा है, ठीक है, और हम हमारा जो पेज का कंटेंट है वो 1000 वर्ड्स का है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप 3% टाइम ये वर्ड को रिपीट कर सकते हो, यस, ऑफ द टोटल वर्ड्स ऑन द पेज। फॉर एग्जाम्पल, इस पेज के ऊपर अगर 1000 वर्ड यूज किए हैं तो 1000 में से 3% टाइम, दैट इज 30 टाइम्स गोवा वर्ड मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम। अगर आप 10 बार भी 1000 में से अगर गोवा वर्ड रिपीट कर देगा, दैट इज इनफ। ठीक है, गूगल को, जब गूगल आपका पूरा पेज को रीड करता है तो वो फ्रीक्वेंसी भी निकालता है, ठीक है, कि कौन से वर्ड कौन से सीक्वेंस में कितनी बार वर्ड यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप ज्यादा बार वर्ड यूज कर लोगे तो प्रॉब्लम क्या है, देखो गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई गूगल हैज मेड दिस रूल कि 1% to 3% टाइम ही आपको यूज करना है। इट्स बिकॉज पहले के जो एल्गोरिथम्स थे उसके अंदर अगर आप ज्यादा बार रिपीट करते थे तो आपके लिए इजी था वेबसाइट को रैंक करना, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम्स इतने स्मार्ट नहीं थे। आप जितनी बार ज्यादा बार रिपीट करते तो ही गूगल को समझ में आता था कि अच्छा ये पेज जो है वो इसी सब्जेक्ट के बारे में। बट इन करंट एल्गोरिथम्स ये इतने स्मार्ट है कि आपने कोई भी चीज अगर 1000 में से 1% टाइम, मतलब कि 10 बार भी अगर यूज कर लिया है तो उसका एल्गोरिथम समझ जाता है कि एग्जैक्टली आपका कंटेंट किसके बारे में। ठीक है, सो नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट हाउ गूगल्स वर्क ऑन इट, राइट। तो उसके लिए एक स्पेशली एल्गोरिथम उन लोगों ने यूज किया था, दैट इज LSI। ओके, देयर इज अ स्पेशल मैथमेटिकल एल्गोरिथम नेम विथ LSI। ओके, अब LSI क्या करता है, इट ट्राइज टू फाइंड आउट द रिलेवेंट कीवर्ड्स। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इट मींस। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। वन इज द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, एक हमारे पास वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और एक है डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल कंपनी। ठीक है, ओके, सो दीज आर द टू डिफरेंट टॉपिक्स। एक के अंदर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और एक के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के बारे में। अब गूगल को एग्जैक्टली कैसे पता चलता है कि ये दोनों टॉपिक अलग अलग। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो उसके अंदर मैं SEO के बारे में बात करूंगा, इसके अंदर मैं सोशल मीडिया के बारे में बात करूंगा, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं PPC के बारे में बात करूंगा, इसके अंदर मैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा, राइट। नाउ सेम थिंग इज हैपनिंग विथ
डिजिटल मार्केटिंग कंपनी टॉपिक एज वेल। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के बारे में कुछ भी लिख रहा हूँ तो वहां पर भी एसईओ के बारे में मैं कुछ बात करूंगा। यहाँ पर मैं वापस से सोशल मीडिया के बारे में भी कुछ बात करूंगा। यहाँ पर पीपीसी के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के भी बात करूंगा, ठीक है। सो नाउ हाउ एग्जैक्टली गूगल इज गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ये टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में है या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के बारे में, ठीक है। बिकॉज ऑल द वर्ड्स दैट यू यूज, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स यहाँ पर अलग यूज होने वाले। सो कैन यू टेल मी कि ऐसे कौन से पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स हो गए जो स्पेशली एक कोर्स के साथ जाते हैं? कैन यू टेल मी what are those particular set of keywords जो एक Fees course के and साथ होते हैं? duration of the course. Yes, one can be duration, second can be what can be else? Here I am going to talk about class. The class word भी use होगा, right? यहाँ Fees. पर स्टूडेंट वर्ड भी यूज होगा, राइट? यहाँ पर ट्रेनर वर्ड यूज होता होगा कहीं ना कहीं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट कोर्स, तो यहाँ पर ट्रेनर वर्ड भी आता होगा। यस, Placement. जहाँ पर कुछ लर्निंग की बात होती होगी, राइट? सो क्लास, फीस, बैचेस, स्टूडेंट, ट्रेनर, ठीक है, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर यूज होने वाले। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी, तो यहाँ पर क्लाइंट्स की बात होती होगी, राइट? समवेयर वी आर गोइंग टू मेंशन अबाउट क्लाइंट्स, समवेयर वी Job आर, description, package. यस, केस स्टडी के बारे में यहाँ पर बात होगी, राइट? यस, ऑनलाइन प्रमोशन, यस, ऑनलाइन प्रमोशन के बारे में बात की। यहाँ पर एक वर्ड होगा सर्विस करके भी होगा, राइट? सो नाउ सी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर बेसिकली इस दोनों कीवर्ड को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो दो टॉपिक के अंदर ब्रेक डाउन हो सकता है। वन इज द डिजिटल मार्केटिंग वर्ड, राइट? और दूसरा है कोर्स एंड सेकंड वन इज कंपनी। तो गूगल क्या करता है कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड के अराउंड कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं उसका एक क्लाउड होता है। अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक होता है तो उसके साथ एसईओ, सोशल मीडिया, पीपीसी, ईमेल मार्केटिंग, प्रमोशन, ठीक है, देन ऑल द एक्टिविटीज, कंटेंट मार्केटिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, रिव्यूज, ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग वर्ड के अराउंड आती है। अब इसके साथ एक और वर्ड अटैच होता है, दैट इज कोर्स। तो वो क्या आइडेंटिफाई करता है? ओके, कोर्स इज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो एजुकेशन के साथ कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? क्लास, बैच, फीस, ट्यूटर, ट्रेनर, राइट? डेमो क्लासेस, बैच, कोर्स स्ट्रक्चर, दीज आर द वर्ड्स। अब दोनों को एक साथ जुड़ा जाए तो ये सारे वर्ड्स होने चाहिए कहीं ना कहीं, राइट? बिकॉज हियर वी आर एक्चुअली यूजिंग टू वर्ड्स, राइट? डिजिटल मार्केटिंग एक खुद एक टॉपिक है और कोर्स खुद एक टॉपिक है, और जब हम साथ में यूज करते हैं मतलब कि ये दोनों के अराउंड जितने भी वर्ड्स आते हैं वो कहीं ना कहीं वर्ड्स आपके कंटेंट के अंदर होने चाहिए। और अगर ये चीज गूगल को नहीं मिलती है समवेयर, देन इट इज गोइंग टू डिसाइड दैट कि आपने जो कंटेंट लिखा है, आपने जो टॉपिक के बारे में लिखा है, दैट इज नॉट अ गुड टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिवाली, तो दिवाली के बारे में लोग क्या क्या लिखेंगे? दे माइट बी यूजिंग द वर्ड फेस्टिवल, ट्रेडिशन, राइट? पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट क्रैकर्स, पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट क्लेanliness, ठीक है, पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट एंजॉयमेंट, जॉय, न्यू क्लॉथ्स। तो कहीं ना कहीं दिवाली के साथ ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, स्वीट। पर अब समझो आपने एक दिवाली के बारे में टॉपिक लिखा जहां पर हर जगह पर कंटेंट के अंदर दिवाली 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 वर्ड आ रहा है, पर ये इसमें से कोई भी वर्ड गूगल को दिखने को नहीं मिलते हैं। तो फिर यहाँ पर गूगल समझ जाता है कि भले आपने 1000 बार दिवाली वर्ड यूज किया पर आपका कंटेंट दिवाली के बारे में नहीं है, ठीक है? सो दिस इज हाउ गूगल फाइंड आउट कि आपका टॉपिक किसके बारे में, ठीक है? इसलिए अगर कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज नहीं होते फिर भी कुछ चीजों के ऊपर गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। भले आपके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर फॉर एग्जांपल क्लास वर्ड कहीं पर यूज ही नहीं किया है, बट स्टिल गूगल आइडेंटिफाइज फ्रॉम द वर्ड फीस, स्टूडेंट्स, ट्रेनर, से वहां से उसको पता चल जाता है कि ओके दिस इज इंस्टीट्यूट, मतलब कि क्लास वर्ड बाय डिफॉल्ट वो वहां पर समझ के चलता है। सो इवन इफ समवन इज सर्चिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस,
तो भी वो मेरा रिजल्ट वहां पर दिखा सकता है। इट डजंट मीन कि वो गूगल नहीं कंसिडर करेगा फॉर डिजिटल मार्केटिंग क्लास कीवर्ड, क्योंकि क्लास मैंने कहीं पर भी कंटेंट पे यूज नहीं किया है। इट कम्स बाय डिफॉल्ट फॉर गूगल इन दिस सिनेरियो। समझ रहे हो आप? क्लियर एवरीवन? दिस इज नॉन एज LSI एक्चुअली। ठीक है, एवरीवन क्लियर? Can you please repeat the name of algorithm? LSI, LSI, that is latent symmetric indexing. Okay. Okay, so latent symmetric indexing actually is a part of hummingbird algorithm of Google. Okay, Google का एक hummingbird algorithm करके एक algorithm है। तो ये hummingbird algorithm actually पूरे LSI मॉडल के ऊपर डिपेंड है। So LSI is basically a mathematical calculation of identify these things. Okay. Okay. Clear everyone? So basically आपको कैसे कंटेंट लिखना है उसका भी क्लैरिटी आ गया। पहली चीज, आप जो भी कीवर्ड को टारगेट करते हो, इट शुड रिपीट 1% to 3% टाइम। 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। 3% ज्यादा रिपीट होगा तो हो सकता है कि रैंक करने की जगह पर आपका वेबसाइट डी रैंक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गूगल नहीं चाहता है कि बार बार आप कोई चीज को रिपीट करो। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और हर 2 लाइन के बीच में मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बोल बोल के आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ, देन ऑब्वियसली एज अ यूजर आप इरिटेट होते हो कि व्हाई दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम, जबकि हमें ऑलरेडी पता है कि हम आपसे बात करने के लिए आए तो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात कर रहे हो। तो एक बार बोल दिया, दैट्स इनफ फॉर अस कि आगे वाले टॉपिक के अंदर आप किसके बारे में बात कर रहे हो, राइट? सो दिस इज सिंपल ह्यूमन बीइंग, राइट? लॉजिक। इसलिए गूगल भी चाहता है कि बार बार ये वर्ड यूज कर करके आप हमें समझाने की कोशिश मत करो। वी ऑलरेडी नो व्हाट योर टॉपिक इज अबाउट, प्लीज हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ गुड मैनर। और वो समझाने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड का यूज होगा तो ही समझ में आता है, क्योंकि जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो सोशल मीडिया, SEO, PPC, ईमेल मार्केटिंग सभी की बात होती है। और अगर ये सारी चीजों की बात नहीं होती है, दैट मीन्स क्लियर कि दिस इज नॉट अ टॉपिक रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। ओके, so this is how Google algorithms are working. Okay, so यहां से आपको ये समझ में आ गया कि कंटेंट कैसे लिखना है। ठीक है, so now moving on to different heading tags. Now let us try to understand what are heading tags. Heading tags are basically a technical word that is used for coding. ठीक है, but let us try to understand with a layman language. ठीक है, आपको कोडिंग आता हो या नहीं आता हो उससे कोई मतलब नहीं है। You just need to understand what are these different heading tags. तो heading tag H1 से लेकर H6 तक आते हैं। Okay, so these are the different heading tags. अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भाई आपको दिवाली के ऊपर एक टॉपिक लिखना है, आप मुझे इसके ऊपर कुछ टॉपिक लिख के दो। ठीक है, तो आपने क्या किया, वर्ड में गए और वर्ड के अंदर आपने ये टॉपिक को लिखना चालू कर दिया और पूरा टॉपिक के ऊपर लिख दिया, राइट? सो जब भी आप कोई भी कंटेंट लिखते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हो, तो वहां पर क्या होता है, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज आती है, राइट? सो द क्वेश्चन इज कि आपका जो मेन टाइटल होता है वो आप किससे प्लेस करते हो डॉक्यूमेंट के अंदर? सबसे बड़ा सेंटर में, स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक, राइट? उसके बाद उसके जो भी सब टॉपिक्स आते हैं वो आप क्या करते हो, मेन जो टाइटल होता है साइज उससे थोड़ा सा छोटा, और उसको कई बार आप नंबरिंग भी देते हो 1 2 3 4 5। अगर उसके भी सब टॉपिक्स आते तो आप वापस से क्या करते हो, उसको और भी छोटे फॉन्ट्स के अंदर शायद आप अंडरलाइन दोगे या फिर अलग से कुछ बुलेट पॉइंट्स, बुलेटिंग हाइलाइट्स दोगे, ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि ये इसके अंदर का भी सब टॉपिक है। उसके अंदर के भी सब टॉपिक्स आते हैं तो आप वापस से उसका प्रेजेंटेशन जो होता है वो थोड़ा अलग दे सकते हो, राइट? तो दिस इज हाउ यू मैनेज योर डॉक्यूमेंट। कि कोई भी इंसान अगर स्क्रॉल करके भी देख लेता है तो भी उसको समझ में आ जाता है कि दिस इज द मेन टाइटल, these are the subtopics, these are again the subtopics of subtopics and again the subtopics of subtopics, right? तो देखने से ही यूजर को समझ में आ जाता है। तो सिमिलरली आपका जो वेबसाइट का पेज होता है वो भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, which has multiple subtopics inside it.
सो दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जब भी वेबसाइट बनाते हो तो आपको प्रॉपरली समझ के मैनेज करने होंगे ये सारे हेडिंग टैग. सो नाउ लेट मी टेल यू कि इस पेज के ऊपर H1 टैग कौन सा होगा, H2 टैग कौन सा होगा, H3 टैग कौन सा हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल होटल इन गोवा इज द मेन टाइटल ऑफ दिस पेज. तो गूगल चाहता है कि आप इसको कहां पर यूज करोगे, H1 के अंदर. ठीक है, ओके. सो आप इसको कहां पर यूज करोगे, H1 के अंदर. नाउ इफ देयर इज अ सब टॉपिक जैसे कि अबाउट होटल गोवा होटल बुकिंग, तो ये इसका सब टॉपिक हुआ, तो आप इसको किसके अंदर यूज करोगे, H2 के अंदर. अब इसके भी अगर सब टॉपिक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द नेम ऑफ द होटल, तो आप उसको किसके अंदर यूज करोगे, H3 के अंदर. ओके, सो नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन अगेन. अगर इसका और भी कोई सब टॉपिक्स आता है तो उसको हम वापस से कहां पर यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल चलो इसके अंदर कोई सब टॉपिक्स है, आई गेस नो. ओके, इसके अंदर कोई सब टॉपिक नहीं है. सो देयर आर मेन टॉपिक इज होटल इन गोवा, राइट. और उसका सब टॉपिक क्या हुआ, ये हुआ, और उसके नीचे ये सारे लिस्ट है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द पेज इज कैटेगराइज्ड. सो नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक छोटा सा हम लेआउट बनाते हैं विद द प्रीवियस एग्जांपल व्हिच वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसी. सो मान लेते हैं कि ये हमारा वेबसाइट है. यहाँ पर हमारा यह लोगो और मेनू सब कुछ आएगा. यहाँ पर अलग अलग से फिल्टर्स है, प्राइस फिल्टर, रेटिंग्स वगैरह. और यहाँ पर हमने लिखा है फॉर एग्जांपल बाय एसी ऑनलाइन. ठीक है, अब इसके अंदर एक और टॉपिक आता है, फॉर एग्जांपल डाइकिन एसी. ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने सारे डाइकिन के एसीज दिखाए. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हियर आर दी प्रोडक्ट्स. ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर टॉपिक. फॉर एग्जांपल यहाँ पर टॉपिक होगा पैनासोनिक एसी. और उसके प्रोडक्ट्स. ओके, देन फॉर एग्जांपल वी हैव वन मोर टॉपिक LG AC. और इसके प्रोडक्ट. तो नाउ कैन यू टेल मी इसमें से H1 किसके अंदर आएगा, इसमें से कौन सा लाइन H1 के अंदर आएगा, एनीवन. बाय एसी ऑनलाइन. यस, ये आपका जो बाय AC ऑनलाइन है. ठीक है, दिस विल बी अंडर H1, राइट. अब H2 कौन कौन से हो गए, डाइकिन एसी, पैनासोनिक टाइटल एसी. पैनासोनिक these are the top title, राइट. तो ये आपके सारे क्या हो गए, H2. all these three are going to be your H2. और H3 क्या हो गए, अगर आपने मॉडल के नाम जो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, H3 हो जाएंगे. अब ऐसा करना क्यों है, उसका रीजन क्या है, ताकि कोई भी सर्च इंजन हो उसके क्राउलर जब हर एक डेटा को स्कैन करते तो इजीली समझ जाते हैं कि भाई आपका मेन टाइटल क्या है, सब पॉइंट्स क्या है, और उसके भी सब पॉइंट्स क्या है, सो दैट गूगल कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड योर कंटेंट इन अ वेल मैनर्ड वे. ठीक है, कि कोई भी सर्च इंजन के लिए आपका कंटेंट समझना इजी हो जाता है. ओके, दिस इज द टाइटल, ये उसके सब टॉपिक, ये उसके सब टॉपिक, ये उसके सब टॉपिक, मतलब कि किसके बारे में पूरा टॉपिक है वो इजीली समझ जाते हैं. ठीक है, सो अब इसके भी कुछ रूल्स है यूजिंग द टाइटल्स एंड those basically the heading tags. तो H1 का पहला रूल क्या है, it should be used only once. इसका क्या रूल है, it should be used only once. Now can you tell me why, क्यों एक ही बार यूज करना है H1 टैग, Because title can be one only, heading Yes. can be one. एग्जैक्टली. कोई भी टॉपिक का टाइटल एक ही होता है, और अगर आप एक पेज के ऊपर दो टाइटल नहीं आ सकते, अगर दो पेज के ऊपर मेन दो टाइटल आते हैं, इसका मतलब क्या करना है, आपको दो अलग अलग पेजेस बनाए. इसलिए आपको H1 हमेशा एक ही बार यूज करना है और हर एक पेज के ऊपर एक बार यूज होना चाहिए. एंड सेकंड थिंग इज दैट
you can use keyword. Okay, so use one keyword. आपको क्या करना है, आपके H1 के अंदर एक कीवर्ड यूज करना है ताकि गूगल को भी समझ में आ जाए कि आपका टॉपिक किसके बारे में, ठीक है, फ्रॉम द टाइटल. सो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द प्रीवियस एग्जांपल जो हम फार्मेसी का ले रहे थे, ठीक है. कि चलो आप बाजार में गए टू बाय मेडिसिन, तो मैं रास्ते से जा रहा हूं, मैंने बोर्ड देखा, वहां पर लिखा था मेडिकल स्टोर, तो वहां से मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये मेडिकल स्टोर है. उसके नीचे भी उसने छोटे से लाइन में लिखा था आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है. तो पहले मैंने क्या चेक किया, मेटा टाइटल, फिर मैंने चेक किया मेटा डिस्क्रिप्शन. हाँ, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर उसने आयुर्वेदिक लिखा है, मतलब कि इसके पास आयुर्वेदिक मेडिसिन है. मैं वहां पर जाता हूँ और पूछता हूँ कि आपके पास ये XYZ दवाई है आयुर्वेदिक की, और फिर वो क्या करेगा, निकाल के मुझे बोलेगा कि हाँ हमारे पास है और ये रही मेडिसिन, राइट. सो दैट इज योर कंटेंट. सो अब आपको समझ में आता है कि नॉर्मल वे से हम कोई भी चीज को कैसे देखते हैं, सेम वे गूगल भी उसी मैनर से आपके वेबसाइट को देखता है. टाइटल मतलब कि दुकान का होर्डिंग क्या है, उसके अंदर छोटा सा डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा गया, क्या वो सारी चीजें मैच होती है, और फिर वो देखेगा कि आपका कंटेंट क्या है. सो फॉर एग्जांपल, मैं मेडिकल स्टोर में आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के लिए गया, टाइटल देखा मेडिकल स्टोर था, डिस्क्रिप्शन के अंदर आयुर्वेदिक लिखा था, पर जब कंटेंट देखा, बेसिकली जब मेडिसिन स्टोर वाले को पूछा कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन रखते हो, तो उसने मुझे मना किया. दैट मीन्स व्हाट, कि आपने जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आयुर्वेदिक वर्ड लिखा था वो इररिलेवेंट है, क्योंकि अंदर जब मैं देखने के लिए आया तो आपके पास आयुर्वेदिक मेडिसिन है ही नहीं. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और आपका कंटेंट, सारी चीजें एक ही चीज के बारे में बात करनी चाहिए, तो ही वो रिलेवेंसी मेंटेन होती है, जो नॉर्मली हम भी कोई भी चीज की रिलेवेंसी ऐसे ही चेक करते हैं. ठीक है, क्लियर एवरीवन? इसके अंदर किसी को कोई और क्वेश्चंस? सर वो आपने H1 H2 H3 बताया था, वो डाइटिंग वाला, इसमें H3 क्या होगा समझ में नहीं आया. तो these are the सब हेडिंग टैग्स. ठीक है, तो अभी तो मैं H1 के बारे में मैंने बात किया, ठीक है. सो दिस इज योर फॉर द मेन टाइटल. मेन टाइटल के लिए आप H1 यूज करोगे. आप समझो कि उसके सब हेडिंग्स आते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, H2. आप समझो सब हेडिंग्स के भी अगर सब हेडिंग्स आते हैं तो आप H3 यूज करोगे. अगर इसके भी सब हेडिंग्स आते तो H4, इसके भी सब हेडिंग्स आते तो H5, और उसके भी सब हेडिंग्स आते तो H6. समझ गए? अगर आपको सब हेडिंग के सब हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग देने हैं, तो आपको ये हायरार्की को फॉलो करना है. टॉप में H1, उसके बाद यू कैन यूज मल्टीपल H2, अंडर वन H2 you can use multiple H3, under that if you are having more subtopics then use H4. ठीक है, so this is the hierarchy. समझ गए आप? H1, H2, H3, H4, H5, H6. क्लियर? गूगल इमेज से कैसे रैंक एल्गोरिथम मतलब डिसाइड करता है, इमेज से करता है कि नहीं? ओके, इमेज के बारे में थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ. ओके, सो बेसिकली ये H2 से लेकर H6 है, वो आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो. ओके, यू कैन यूज मल्टीपल टाइम्स, बट उसका हायरार्की आपको देखना पड़ेगा. सो इट इज नॉट दैट कि कहीं पर भी आपने H2 यूज कर लिया, कहीं पर भी आपने H3 यूज कर लिया, कहीं पर भी आपने H6 यूज कर लिया. सो ट्राई टू मेंटेन दैट हायरार्की, H2, H3, H4, H5, H6. ठीक है, सो वो हायरार्की को मैनेज करना जरूरी है. क्लियर एवरीवन? Okay, so now talking about the images. Okay, so जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ images देखे हैं, यहाँ पर कुछ images है, यहाँ पर कुछ images है, ठीक है. So now images के साथ भी इसके साथ दो और information जुड़ती है. जो information होते हैं, one is the ALT and one is the title. Okay, let me show you what is ALT and what is title. Okay, so for example मैं एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ. आई गेस गोइबिबो वालों ने यूज नहीं किया है. ओके, सो दिस इज द वेबसाइट. अगर मैं इसके इमेज के ऊपर माउस ले जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए रखता हूँ, ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर छोटा सा एक टूल टिप दिखता है, राइट? यू कैन सी अ व्हाइट बॉक्स.
जैसे यहाँ पर मैं माउस ले गया इस इमेज के ऊपर, तो आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिखता है, यू कैन सी राइट नाउ। ओके, फॉर एग्जांपल मैं नीचे आ जाता हूँ, सो यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इमेज के ऊपर जैसे ही मैंने माउस रखा, यहाँ पर आपको छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, दैट इज स्पेशलिटी डेंटिस्ट आर्लिंगटन। ओके, सो दीज आर नॉन एज टाइटल। ओके, टाइटल का मतलब क्या होता है कि आपका इमेज किसके बारे में है वो आप वहां पर एक्सप्लेन करते हो। तो अगर किसी को इमेज देखकर समझ में नहीं आता है कि ये इमेज क्या है, तो यूजर क्या करता है, उसके ऊपर माउस ले जाता है और उसका डिस्क्रिप्शन रीड करने की कोशिश करता है। तो हर एक इमेज का क्या होना चाहिए, टाइटल आपको डालना है और उसके साथ आपको क्या देना है, अल्टरनेट टेक्स्ट भी देना है, दैट इज नोन एज एलटी। अल्टरनेट टेक्स्ट कब यूज होता है कि फॉर कोई भी रीजन से यूजर के ब्राउजर के अंदर वो इमेज लोड नहीं होता है। मान लेते कि भाई गलती से आपके डेवलपर ने वो इमेज अपलोड करना भूल गया था, या फिर यूजर का इंटरनेट कनेक्शन खराब था, उसके वजह से वो इमेज वहां पर लोड नहीं हुआ, तो फिर उसके जगह पर यूजर को वो अल्टरनेट टेक्स्ट दिखता है। तो चलो इमेज वहां पर लोड नहीं हुआ, उसकी जगह पर एक छोटा टेक्स्ट दिखता है, वहां से एक्चुअली यूजर को समझ में आ जाता है कि ये इमेज किसके बारे में था, which actually helps user to understand what things he is missing over here. Okay, इसके लिए वहां पर LT यूज होता है। So हमेशा आपके इमेजेस के साथ LT और टाइटल यूज होना चाहिए। दूसरा यूज टाइटल का मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग बेसिकली ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या कई बार क्या यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का हाल के केस के अंदर, कि देयर आर सम काइंड ऑफ रीडर्स, वो कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाके वो वेबसाइट को सुनते हैं। अब जब वो सुनते हैं तो समझो कि जो रीडर होता है वो ये नहीं बोलता है कि यहाँ पर ये इमेज है, वो ये बताता है कि ये इमेज क्या है। तो रीडर को कैसे पता चलेगा कि आपने वहां पर जो इमेज यूज किया है वो क्या है, उसके लिए वापस से रीडर्स क्या यूज करते हैं, ये टाइटल का यूज करते हैं। सो दिस मेक्स मोर यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। ठीक है, और इसलिए गूगल ने बोला है कि आप हमेशा मेटा इमेजेस के साथ टाइटल और एलटी यूज करो, ताकि आपके जो यूजर्स है उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए आपकी इमेज के बारे में। ठीक है, so that is the reason you should always use LT and title. Yes, LT means alternative text of the image. Sorry, voice is lagging, शायद कुछ इंटरनेट का इशू हो सकता है, might be. Okay, now am I clear? Okay. Okay, so this is the use of LT और title. अब समझो कि आपका जो सवाल था कि गूगल को कैसे पता चलता है कि कौन सी इमेज कहां पर रैंक करती है। Okay, so now let us try to understand the example of an image. ठीक है, कि चलो हमारा ये वेबसाइट है, ओके, दिस इज माय वेबसाइट, जहां पर मैंने कंटेंट लिखा है रिलेटेड टू क्रिसमस। ओके, मैंने यहाँ पर एक क्रिसमस का कुछ कंटेंट लिखा है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि एक यहाँ पर क्रिसमस ट्री है। सॉरी फॉर माय ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रिसमस ट्री है और यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट लिखा है रिलेटेड टू क्रिसमस। ठीक है, दीज आर द कंटेंट। सो आई हैव रिटन एन आर्टिकल रिलेटेड टू क्रिसमस। ओके, अब जब भी हम कोई भी चीज सर्च करते गूगल के ऊपर, ओके, सो नाउ लेट अस सर्च समथिंग ऑन गूगल अबाउट क्रिसमस ट्री। ठीक है, यहाँ पर क्रिसमस ट्री सर्च किया, मैं इमेजेस में जाता हूँ। ठीक है, सो आई कैन सी ऑल द क्रिसमस ट्री इमेजेस, राइट। तो यहाँ पर देखो आपको सारी क्रिसमस ट्री की ही इमेजेस दिखती है। तो सवाल ये है कि गूगल को कैसे पता चला कि ये एग्जैक्टली क्रिसमस ट्री ही है। ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक आर्टिकल लिखा है मैंने क्रिसमस के बारे में। ओके, अब इसका जो
मेटा टाइटल होगा, इट विल बी टॉकिंग अबाउट क्रिसमस वर्ड। तो इसका जो मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होगा, दैट विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू क्रिसमस। इसका जो यहाँ पर H1 टैग है, ठीक है, इफ दिस इज H1 इट टॉक्स समथिंग अबाउट क्रिसमस। इसके अंदर भी जो सब पॉइंट्स हो गए वो भी किसके बारे में बात कर रहे होंगे, समवेयर रिलेटेड टू क्रिसमस, राइट। तो H1, H2, H3 सभी चीजें क्रिसमस के बारे में। अब यहाँ पर एक इमेज यूज हुआ है जिसका LT मुझे बताता है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू क्रिसमस। इसका जो टाइटल है वो मुझे बताता है दिस इज समथिंग रिलेटेड टू क्रिसमस ट्री, ठीक है। और यहाँ के आजू बाजू के कंटेंट में भी कहीं ना कहीं क्या वर्ड यूज होता है, देयर विल बी वर्ड लाइक क्रिसमस ट्री। अब ये सारी चीजों को जब गूगल का एल्गोरिथम देखता है, ठीक है, सो इट बिकम्स वेरी मच क्लियर कि यहाँ पर जो इमेज यूज हुआ है वो क्रिसमस ट्री का है। बट अभी भी सवाल ये है कि क्रिसमस ट्री का ही इमेज है, वो 100% श्योरिटी कैसे मिलती है। आप समझो क्रिसमस ट्री के अंदर मैंने कोई शाहरुख खान का फोटो डाल दिया है, टॉपिक पूरा क्रिसमस के बारे में है, LT क्रिसमस ट्री के बारे में बात करता है, टाइटल क्रिसमस ट्री के बारे में बात करता है, पर वहां पर फोटो किसका है, शाहरुख खान। सो नाउ व्हाट गूगल इज गोइंग टू डू टू मेक श्योर कि क्रिसमस ट्री ही है, इट इज गोइंग टू डू AB टेस्टिंग। वो क्या करेगा, AB टेस्टिंग करेगा। AB टेस्टिंग कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने सर्च किया था क्रिसमस ट्री, तो पहले एज्यूम कर देता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस फैक्टर ये क्रिसमस ट्री है, और वो क्या करेगा 50 लोगों को वो क्रिसमस ट्री यहां पर दिखाएगा, फॉर एग्जाम्पल ऑन द फर्स्ट पोजीशन, ऑन द थर्ड पोजीशन, ऑन द फोर्थ पोजीशन एग्जाम्पल, और वो देखेगा कितने लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अगर कोई भी यूजर उसके ऊपर क्लिक नहीं करता है और उसको स्किप करके आगे के ऑप्शन देखने के लिए चला जाता है, मतलब कि गूगल वहां पर समझ जाता है कि दिस इज नॉट अ क्रिसमस ट्री। कंटेंट, LT, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, पूरा टॉपिक भले ही क्रिसमस के बारे में हो, पर ये इमेज क्रिसमस ट्री का नहीं है। तो फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, उस इमेज को धीरे धीरे करके वो डी रैंक करने लगेगा और पीछे छोड़ देगा। ऐसा नहीं है गूगल कभी वो उसको क्रिसमस ट्री के लिए कंसीडर ही नहीं करेगा, वो कंसीडर करेगा, पर माइट बी ऑन द 100th पोजीशन, जहां पर कोई यूजर जाके देखने भी नहीं वाला है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रैंकिंग, इट्स सिंपल, जो इमेज अच्छा है उसको रैंक पहले मिलेगा। वापिस से वो आइडेंटिफाई कैसे करता है, बेस्ड ऑन क्लिक्स। देखो गूगल के एल्गोरिथम्स कुछ चीजों को डिफाइन कर देते हैं, ओके दिस इज समथिंग इज रिलेवेंट, पर ये 100% अच्छी चीज है वो फाइनली कौन डिसाइड करता है, यूजर। दोज आर द यूजर्स, ओके। 100% वो चीज अच्छी है या खराब है वो चीज हमेशा कौन डिसाइड करता है, यूजर। तो गूगल यहाँ पर ये सारी इमेजेस दिखाता है एंड इट स्टार्ट चेकिंग द CTR, दैट इज क्लिक थ्रू रेट। किसका क्लिक रेट कितना आता है वो चेक करेगा और उसके बेस के ऊपर से वो डिसाइड करता है कि ये इमेज रैंक करने के लायक है या नहीं, ठीक है। So these are the parameters on these basis Google actually ranks the images. Okay. पहली चीज कि जहां पर भी वो जिस कंटेंट में यूज हुआ है, जिस वेबसाइट के ऊपर ये इमेज यूज हुआ है, वो वेबसाइट का क्रेडिबिलिटी क्या है गूगल के सामने, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी चेक। अगर उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक आता है, बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, तो गूगल वहां से पहली चीज समझ जाता है कि यहाँ पर जो भी चीज आता है वो रिलेवेंट ही होता है, इसलिए तो उसको ट्रैफिक मिल रहा है। दैट मीन्स कि मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ फॉर दिस इमेज। पर फिर भी 100% ट्रस्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट कब करेगा, जब यूजर डिसाइड करेगा कि नहीं आपने जो दिखा है वो रिलेवेंट है और ये अच्छा भी है। अच्छा है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, दैट इज बेस्ड ऑन CTR, दैट इज क्लिक थ्रू रेट। अगर गूगल ने आपका 100 बार इमेज वहां पर दिखाया, 100 बार आपका वेबसाइट वहां पर दिखा है, उसमें से कितनी बार यूजर ने एक्चुअली क्लिक किया, अगर आपका CTR रेट अच्छा है तो वो इमेज वहां पर रैंक होगा, वरना वो नहीं होगा। एंड सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर एनी रैंकिंग फैक्टर, फिर वो इमेज हो या वीडियो हो या आपका वेबसाइट हो। ओके, सी नो इमेज इज क्लिक्ड, देन ऑब्वियसली गूगल समझ जाएगा कि ये रिलेवेंट इमेज नहीं है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम सर्चिंग फॉर क्रिसमस ट्री, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो मैं ऐसे माउस घुमाऊंगा,
शायद क्लिक करके इसको बड़े व्यू में भी दिखूंगा, राइट? अगर मैंने क्लिक करके बड़े व्यू में देखा है, एनलार्ज व्यू में देखा, दैट मीन्स इट्स कंफर्म गूगल को कि ये इमेज रिलेवेंट है और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैंने इस इमेज के ऊपर क्लिक किया। अब समझो कि मैं यहां से जाके ये वेबसाइट को विजिट भी करता हूं, तो ये एक और स्टेप अहेड चला गया कि इमेज देखने के बाद ये इतना रिलेवेंट है कि यूजर ने ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए उस वेबसाइट को विजिट भी किया। ओके, सो दिस बिकम्स मोर कॉन्क्रीट टू गूगल, नहीं ये इमेज वाकई में अच्छा है और रिलेवेंट है। ठीक है, क्लियर क्लियर एवरीवन? यस। ओके, सो बेसिकली आप अगर ये सारी चीजों का ध्यान रखोगे, ठीक है, देन आई कैन गारंटी यू दैट कि आपके जो रैंकिंग्स है वो धीरे धीरे इंप्रूव करना चालू करेंगे। अगर मैं टेक्निकल चीजों की बात करूं, देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि स्कीमा मार्कअप भी होता है, कैनोनिकल टैग्स, ठीक है, देन href लैंग्वेज टैब्स भी होते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निकली आपको देखनी होती है। जब वन इज द स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एज वेल, कि आपका जो भी वेबसाइट हो वो फटाफट लोड होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी एक रैंकिंग फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ये सारी चीजों को अगर आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हो तो आपका वेबसाइट रैंकिंग होने के चांसेस ज्यादा है। पर अभी के लिए हमने जो भी चीजें को डिस्कस किया, दीज आर द फंडामेंटल एसईओ थिंग्स, फंडामेंटल। अगर ये सही नहीं है तो समझो कि आपका वेबसाइट को रैंक करना वाकई में मुश्किल है, ठीक है। चलो आप स्कीमा यूज करो ना करो, इट समटाइम डजंट मैटर कि वो कितना रैंकिंग के अंदर फर्क करेगा, but these are the crucial basic SEO points. What is the ideal loading time for website? Ideal loading time कोई भी वेबसाइट का 4 या 6 सेकंड आप मान के चल सकते हो फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया के हार्डवेयर और इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं है इसलिए। बाकी अगर आप यूएस वगैरह की बात करते हो, देन यू कैन इजीली अचीव 3 to 4 सेकंड टू लोड ए वेबसाइट, क्योंकि वहां पर इंटरनेट स्पीड अच्छी है, ठीक है, कंपेरेटिव टू इंडिया। तो इंडिया के अंदर अगर आपको कोई भी वेबसाइट 5 या 6 सेकंड के अंदर लोड होता है, देन इट इज रियली गुड, ठीक है। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, अभी आपके में से किसी को कोई क्वेश्चंस इसके रिलेटेड? एनी क्वेश्चंस? यस, सी एसईओ कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल टू एवरीवन। सर्च इंजन रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमने जो कीवर्ड्स के बारे में बात किया, टाइटल के बारे में बात किया, दीज आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स फॉर एनी सर्च इंजन। इवन फेसबुक के ऊपर भी आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो यही कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। कि आपने टाइटल में क्या लिखा है, आपका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, बेस्ड ऑन दैट ओनली इट गिव्स यू द रिजल्ट। अमेजोन भी, अगर अमेजोन के ऊपर भी आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आपने प्रोडक्ट का टाइटल क्या दिया है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सारी चीजों को देखकर ही वो आपको वहां पर रैंकिंग के अंदर कंसिडर करता है। पर हाँ, अगर मैं अमेजोन की बात करूं, इसके अलावा दूसरे भी फैक्टर्स है उसके पास, जैसे कि प्रोडक्ट पे रेटिंग्स क्या है, कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, आप जिस पिन कोड से ये प्रोडक्ट को डिलीवर करते हो, जिस पिन कोड से यूजर ने ये प्रोडक्ट मांगा है वो नियर बाय है या नहीं, तो वो भी वहां पर एक कंसिडरेशन फैक्टर यूज होता है, ठीक है। सो अमेजोन के लिए और भी कुछ पॉइंट्स है जो ऐड होते हैं, क्योंकि वो अमेजोन है, वो ई कॉमर्स स्टोर है, इसलिए उसके कुछ और पैरामीटर्स वहां पर ऐड होते हैं, जो गूगल के लिए कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। बट द बेसिक पॉइंट्स दैट वी डिस्कस टुडे आर गोइंग टू बी बेसिक फॉर एनी सर्च इंजन, ठीक है, फॉर एनी सर्च इंजन, फिर वो गूगल हो, इंस्टाग्राम हो या अमेजोन हो, ठीक है। कीवर्ड फंडामेंटल्स आर एप्लीकेबल टू एवरी प्लेटफॉर्म। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दी अदर क्रूशियल पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया था, दैट वाज दी स्पीड। ओके, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। तो आपका जो वेबसाइट है वो फटाफट लोड होना चाहिए। सो अब कुछ चीजें समझते हैं कि फॉर एग्जांपल
दो एलिमेंट्स नॉर्मली वेबसाइट लोड होने के लिए यूज होते हैं, वन इज द ब्राउजर एंड सेकंड वन इज द सर्वर. फॉर एग्जांपल दिस इज सर्वर, ये आपका सर्वर है और ये आपका ब्राउजर. ठीक है, जब भी कोई भी वेबसाइट आप रिक्वेस्ट करते हो ओपन करने के लिए, तो उसका रिक्वेस्ट क्या होता है, सर्वर पे जाता है और सर्वर यहां से एक एक करके हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक डेटा क्या करता है,